हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार WCS इंस्ट्रक्टर। आज आपको जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए मॉडल टेस्ट भी लेके आया हूं। तो उनका आज मैं पार्ट 1 पहला पार्ट करवाऊंगा। नेक्स्ट में मैं पार्ट सेकंड लेके आऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जो अभी सेकेंड ईयर के एग्जाम देंगे उनके लिए यह पेपर है बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है देखिए, ऑप्शन टाइप है 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y का मान ज्ञात करें। अलजेब्रा वाले चैप्टर से ये मान ज्ञात करें। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन। पहला है 17x प्लस 27y। दूसरा है 16x प्लस 28y। तीसरा है 39x प्लस 5y और 44xy। ये चौथा ऑप्शन है। हमें इसमें बताना है कि इसका मान क्या है। बहुत ही आसान सवाल है ये, लेकिन कुछ स्टूडेंट फिर भी इसमें गलती कर देते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट जब भी आई तो आपको ये देखना है कि x और x वाली वैल्यू को एक तरफ लो और y वैल्यू को एक तरफ लेके उनको ऐड करना है। अगर ऐड हो रहा तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड है यानी 14x और 15x दोनों ही किसके होंगे, 25x किसके होंगे, प्लस के। तो जोड़ने में 25 और 14 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 39x। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, x और x की क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, जो कि गलत है। क्योंकि जब भी हम जोड़ते हैं तो उसकी पावर नहीं जुड़ती, कोएफिशिएंट जुड़ते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर y और y की लेके देखेंगे तो प्लस में 3 और 2 5y। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होते ना फिर इनकी घात जो इनकी पावर जो है वो है ऐड होती, जो नेक्स्ट समय में आपको बताऊंगा। तो इसका सम का आंसर क्या आ गया, यह आ गया। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये सम आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है सभी। तो ये पहले मैं अलजेब्रा वाले चैप्टर से लेके आया हूं। दूसरा ये है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा। 5a² मल्टीप्लाइड बाई 8a की 5 b की 3 को हल करें। ये गुणा का निशान है यहाँ पे, ये क्या है, गुणा है। ठीक है, मल्टीप्लाई है। अब ऑप्शन देखिए, इसमें 4 ऑप्शन। 40a की 7, b की 4 और 40a की 3, b की 2, 40a की 4, b की 7, 40a की 2 और b की 3 पावर। ठीक है, यहां पे अब आप देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो जब भी हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो इनकी कोएफिशिएंट के कर लो। 5 और 8 की जो न्यूमेरिक वैल्यू है 8 पंजे 40, सब में आ रहा 40, तो इट मीन्स आएगा ये। अब देखिए पहले ए को हल कीजिए। यहाँ पे ए की 2 है, यहाँ पे ए की 5 है, तो ए की कितनी बन गई। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 5 दूनी 10 कर देंगे, लो भाई हो गया काम। ऐसा नहीं होगा। यहां पे ध्यान से देखिए, ये मल्टीप्लाई हो रही है, इट मींस इनकी जो पावर है, इसकी जो घात है ऐड होगी, जुड़ेगी। जब भी गुणा होती है तो उनकी पावर जो होती है वो जुड़ती है। मैंने चैप्टर में भी बहुत अच्छी तरह बताया था लॉ ऑफ इंडिसेस वाले में। तो 5 और 2 कितनी होगी, 7। अब बी और बी को करो तो बी की पावर कितनी होगी, 3 इसकी, और इसके ऊपर कोई नहीं है तो इट मींस इसके ऊपर एक तो है, इसके ऊपर पावर। तो 3 और 1 4, यानी कि 40 ए की 7 बी की 4, जहां भी आपका आंसर है ये ए, यह आपका सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लाई होगी तो न्यूमेरिक वैल्यू की मल्टीप्लाई करके जो अलजेब्रिक है फॉर्म है उनकी जो है पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये था दूसरा सम। नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन है। 3x प्लस 15 डिवाइड बाई 5x प्लस 25 ओके, को हल करने पर मान होगा, क्या मान होगा देखिए, अभी निकालेंगे क्या होगा आंसर। देखो पहले आप इसका 5/3 -5/3 और 3/5 और -3/5, 4 आंसर हमें दिए हुए, उनमें से एक सही है, जो हमें देखना है कौन सा है। तो कैसे हल करेंगे, आप दिमाग लगाओ। सबसे पहले
बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझो आप। सबसे पहले इनमें क्या है, जो कॉमन आ रहा है बाहर वह ले लो आप। तो इसमें से क्या कॉमन आया बाहर, 3 इसमें है, 3 पंजे 15 यानी 3 कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया, x, 3 तो बाहर ही आ गया, और x प्लस में 3 पंजे 15 यानी 5 रह गया। 3 आ गया ना बाहर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की 3x प्लस में 5 ये 15 बढ़िया तो वही। अब इसी तरह इसमें से कॉमन आ गया 5, अंदर क्या रह गया x प्लस 5, x प्लस 5 एकम x प्लस 5 कैंसिल हो गए ईच आउट एक दूसरे से। क्या बच गया, 5, 3 बटे में 5 बच गया। तो जहां भी आपका 3 बटे में 5 आंसर होगा वह सही उत्तर है ये राशि। 3 बटे में 5 आपका सही उत्तर है। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है नंबर 4। यदि x 120 ब्रैकेट में ये इज इक्वल टू 960 हो तो x का मान याद करें भाई। x का मान, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 6, 7, 8, 10। हमें दिया हुआ है ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 120 यानी 120 और x एक दूसरे के किसके में है, मल्टीप्लाई में। इट मीन्स इनकी मल्टीप्लाई करो तो 120x आ गया इज इक्वल टू 960, x इज इक्वल टू 960। ये 120 इसकी गुणा में इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 8 96, x इज इक्वल टू क्या आ गया 8। जहां भी आपका 8 है वह आपका सही उत्तर है। क्लियर। तो इस तरह का सम भी आए तो आप आसानी से इसको सोल्व कर लेना। नंबर 5, बढ़िया क्वेश्चन है, इसी तरह करते हैं। ए की m इंटू में ए की n का मान क्या होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया है ये का मान होगा। ऑप्शन देखिए, ए की m प्लस n, ए की m माइनस n, ए की m n, और डी है ए m b n। तो देखिए यहां पे आपका सही उत्तर क्या होगा। ये लॉ ऑफ इंडिसेस वाले चैप्टर से हैं, तो उसमें रूल है ये, क्या है ये फार्मूला है, ए की m इंटू में ए की m। यहां पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, ये क्या है बेस आधार, और ये होगी इसकी पावर। इसी तरह ये भी बेस और ये भी पावर। तो जब दो वैल्यू दे रखी है, लेकिन यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों का बेस सेम है, यदि दोनों का आधार सेम है तब आधार लिख दिया। ऊपर अगर पावर अलग अलग है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो m प्लस हो जाएगी, यानी दोनों पावर जुड़ जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर पावर अलग अलग है और बेस सेम है तो बेस तो वही रहेगा और पावर जुड़ जाएगी। एग्जाम्पल देख के बताता हूं आपको मैं, अभी जस्ट पीछे मैंने किया था। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में नहीं, दोनों मल्टीप्लाई में, ये तो बेस तो वही रहेगा लेकिन पावर जुड़ जाएगी। 9 और 7 16, ये उत्तर आ जाएगा। तो इट मीन्स फार्मूला क्या बना, ए एम प्लस एन। ओके, तो ये इसका फार्मूला बनेगा। अब ये किसका बनता है, ये बनता है, इस तरफ बना देता हूं, देखिए आपको क्लियर कर दूंगा मैं। ए की एम माइनस एन यानी ए की एम डिवाइड बाई ए की एन। यहां से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब गुणा हो रही थी तब तो पावर जुड़ रही थी, अगर भाग हो रहा है तो ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात घटेगी, यानी m में से n घटेगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। ये क्या होता है, a की m a की n अलग अलग होती है उनको। एक जब a की m ब्रैकेट में ऊपर n होगा तब ये a की m n कर देते हैं मल्टीप्लाई में, कोई इशू नहीं है। जैसे ऐसे a की m ब्रैकेट में a की n, तो a की m n कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये कोई फार्मूला नहीं होता नीचे वाला। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड होगी। अच्छा, एक चीज़ और थी इसमें, मैं आपको बता दूं, एक सम है उसके बाद बताऊंगा। 6a की -5 निम्न में से है। नीचे दिया हुआ है, यदि इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, हमें ये बताना है। a की -5, a की 5 या 5a या -5a, हमें ये बताना है कि जब इसको सोल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाई a की -5 तो इसको क्या बनेगा, इसका हल क्या बनेगा। तो जब भी इसको सोल्व करेंगे a की 5 बनेगा। इट मीन्स क्या है, जब ये डिवाइड में है
और अगर इसकी पावर माइनस में है तो ऊपर लेके जाएंगे तो वह किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक सम मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी की पावर 0 है, आता है ये प्रश्न, कोई वैल्यू और उसकी पावर 0 है तो वैल्यू क्या बनेगी, वह 1 बनेगी। क्या बनेगी, वह 1 बनेगी, ठीक है। अगर 10 जा रहा है, 1 जा रहा है, उसकी पावर भी अगर 0 है तो वह क्या बनेगी, 1 बनेगी। यदि x की पावर 0 है तो भी वह क्या बनेगी, 1। 5 की पावर 0 है तो वह क्या बनेगी, 1। इट मीन्स ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए। नंबर 7 देखिए क्या है। किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए, 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर और लास्ट ऑप्शन है 3.101 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से क्या आएगा, तो वी नोट दैट, हमें पता है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात आए तो फार्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है, वेरी गुड, याद जिसको था, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 गुणा में आर स्क्वायर, आर कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 10/100। लेकिन हम यहाँ पे 22, ये इस तरह की वैल्यू आ रही है, यहाँ से पता चल रहा है, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 लिख दो, या फिर एक और वैल्यू क्या होती है 3 वेरी गुड 14। जब 22/7 को सोल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर आ गया, इसकी दशमलव को खत्म करेंगे, डिवाइड में हम क्या लिखेंगे 100, क्योंकि 2 के बाद दशमलव था तो हमने इसको खत्म करके डिवाइड में 100 लिख दिया। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 314। और सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बड़ी आसान सन था। आगे है नेक्स्ट नंबर 8, कौन सी वस्तु के गुरुत्व, हाँ बढ़िया भाई, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से है। कौन वस्तु के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को प्रभावित करता है, के केंद्र को प्रभावित करता है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। घनत्व भार द्रव्यमान आकार, घनत्व भार द्रव्यमान आकार, तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डेंसिटी, है ना। डेंसिटी, ये क्या होता है वेट, ये क्या होता है मास, ये क्या होता है शेप। तो ये कह रहा है कि वस्तु का गुरुत्वाकर्षण केंद्र को कौन प्रभावित करेगा, इनमें से वस्तु की डेंसिटी, उसका भार, उसका द्रव्यमान यानी मास, या फिर उसकी आकृति, आकार जो शेप है उसकी। तो एक्चुअल में कौन करेगा, उसको मास, द्रव्यमान जो है वह उसको प्रभावित करेगा। क्लियर। तो ये था नंबर 8 क्वेश्चन, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले चैप्टर से, बढ़िया क्वेश्चन था, आने के पूरे चांसेस है भाई इसके। नंबर 9 है, वह बिंदु जिस पर वस्तु का सारा भार केंद्रित होता है, वह बिंदु जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है प्रारंभिक बिंदु जिसको क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। दूसरा है गुरुत्वीय केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको कहते हैं। तीसरा है केंद्रक, और चौथा है जिसको सेंट्रोइड कहते हैं, और चौथा है सेंट्रल पॉइंट, केंद्र बिंदु है, हाँ केंद्र बिंदु।
इंग्लिश में आप इसको क्या कहोगे? प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। ओके। केंद्र बिंदु क्या होता है? सेंटर पॉइंट। ओके। ये क्या होता है? सेंट्रोइड। और गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इंग्लिश के ये नाम है, आप ध्यान रख लेना, अगर बाय द वे आ जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो वह बिंदु जिस पर वस्तु का सारा भार केंद्रित होता है वह क्या कहलाता है? प्रारंभिक बिंदु, गुरुत्वीय केंद्र, केंद्रक या फिर केंद्र बिंदु। 100% स्टूडेंट, 99% स्टूडेंट इसमें क्या है, पजल हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो गुरुत्वीय केंद्र होता है उस पे ही सारा भार वस्तु का जो है केंद्रित होता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय केंद्र जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए नंबर 10। नंबर 10 है किसी वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहां स्थित होगा? बढ़िया क्वेश्चन है। किसी वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहां स्थित होगा? अब बात करते हैं भाई वृत्त के ऊपर जो है गुरुत्व केंद्र वो कहां पे रहेगा? हमें ये भी तो पता होना चाहिए। वृत्त की बात कर रहे हैं हम, तो इसके केंद्रक में ऑप्शन है, इसके केंद्र में दूसरा है इसके व्यास पर कहीं भी, इसके व्यास पर कहीं भी। तीसरा ऑप्शन है इसकी त्रिज्या पर कहीं भी, और इसके परिधि पर कहीं भी। तो जैसे ये वृत्त है, किसी वृत्त है, ये इसका हो गया केंद्र बिंदु। क्लियर। अब ये कह रहा है कि इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा? ये तो हो गया इसका व्यास और ये होगी इसकी त्रिज्या। इट मीन्स ये दोनों तो है नहीं, एक जैसे सम हो गए, एक दूसरा ऑप्शन हो गए। व्यास का आधा ही तो होता है त्रिज्या। तो या तो ये कह रहा है इस पे कहीं भी हो, ठीक है, या फिर ये कह रहा है कि इसकी परिधि यानी ये बाहर वाली जो परिधि है इस पे कहीं भी हो, या ये कहता है कि इसके केंद्र बिंदु पे। तो कहां होता है? इसके केंद्र बिंदु पे। तो ये आएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो किसी वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहां होता है? इसके केंद्र में। ओके, ये आप ध्यान रखना। नंबर 11 क्वेश्चन है। किसी बेलन का व्यास अगर d है और ऊंचाई h के समान है तो इसका गुरुत्व केंद्र होगा। किसी बेलन का व्यास d है तथा ऊंचाई h के समान है, h के समान है, तो इसका गुरुत्व केंद्र होगा, इसका गुरुत्व केंद्र होगा। तो इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा? ऑप्शन देखिए, d/2, 2d, h/2 और h/3। तो बेलन जो है, ये होता है ना बेलन, ये कह रहा है ये इसका व्यास हो गया, कितना हो गया? d हो गया, और ये इसकी ऊंचाई जो है h हो गई। तो ये कह रहा है कि इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा? तो इसकी हाइट के हाफ पे, h/2 पे जो है वह गुरुत्व केंद्र रहेगा। ठीक है, तो h/2 बेलन की अगर बात आ जाए, उसका व्यास d है, ऊंचाई h है, तो उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा? उसकी हाइट के आधे पे यानी h/2 पे। नेक्स्ट देखिए नंबर 12। कौन सा इलास्टिक पदार्थ है? बढ़िया क्वेश्चन है। इलास्टिक पदार्थ कौन सा है? ये इलास्टिसिटी वाले चैप्टर से आ गया है, तो यहाँ हमें बताना है कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है। पहला तो है हाँ, पहला है पॉलिस्ट्राइन, हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, आपको भी दिक्कत नहीं। पॉलिस्ट्राइन। दूसरा है सिलोलाइड,
नेक्स्ट है नायलॉन और नायलॉन, और डी ऑप्शन है पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा इलास्टिक पदार्थ है, इलास्टिक पदार्थ लचीला पदार्थ कौन सा है, तो है नायलॉन। ठीक है, नायलॉन जो है वह इलास्टिक पदार्थ होता है। तो ये था 12 नंबर। नेक्स्ट है 13। निम्न में से थर्मोप्लास्टिक पदार्थ कौन सा है? निम्न में से थर्मोप्लास्टिक पदार्थ है, 4 ऑप्शन इसके भी है, देखिए कौन कौन से हैं। पहला है विनाइल पॉलीमर, विनाइल पॉलीमर, नायलॉन, और सी ऑप्शन है ब्यूटाइल रबर, और डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा इसका सही रहेगा? निम्न में से थर्मोप्लास्टिक पदार्थ कौन सा होता है? विनाइल पॉलीमर जो होता है वह थर्मोप्लास्टिक पदार्थ होता है। ओके, विनाइल पॉलीमर। नेक्स्ट नंबर 14, बढ़िया क्वेश्चन आ गया जी, बहुत बढ़िया। स्ट्रेस और स्ट्रेन, इलास्टिक वाली चैप्टर से अगला जो है स्ट्रेस स्ट्रेन। तनाव, स्ट्रेन यानी तनाव। ओके, स्ट्रेस क्या होता है? दबाव। तनाव की इकाई होती है, इकाई पूछी है जी इसने, इकाई होती है, तनाव की इकाई होती है, कौन सी होती है? किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर नेक्स्ट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सी है मीटर, और डी है कोई नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया था ये स्ट्रेस स्ट्रेन वाले चैप्टर में। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ, सभी वीडियो बना रखी है मैंने, सभी चैप्टरों की, ऑप्शन टाइप की, उनकी न्यूमेरिक की। वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाके सेकंड ईयर की सभी है, फर्स्ट ईयर की अलग है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस चैप्टर में भी आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मैंने अच्छी तरह बताया था स्ट्रेन की इकाई क्या होती है, इनमें से कोई नहीं। इट मीन स्ट्रेन की कोई इकाई होती नहीं है, स्ट्रेन की, तनाव की कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, और स्ट्रेस की होती है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी स्ट्रेन की। नेक्स्ट देखिए नंबर 15, सेकंड लास्ट है लेटरल स्ट्रेस, लेटरल स्ट्रेन सॉरी, स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, हाँ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाएगा। इसका मतलब क्या है? मैंने इतना लिखा, इसका मतलब है जो लेटरल स्ट्रेस है और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के अनुपात, रेशियो अनुपात हो गया ना, उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो पूरी परिभाषा तो ये बनेगी इसकी, क्या बनेगी? लेटरल तनाव और लॉन्गिट्यूडिनल तनाव के अनुपात को कहते हैं, मैं लिख देता हूं कि अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन, हाँ हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। नेक्स्ट है यंग्स मॉड्यूल, यंग्स मॉड्यूलस, या बल्क मॉड्यूलस, या फिर लास्ट ऑप्शन है पॉइजन्स रेशो, पॉइजन रेशो। ये हिंदी में क्या हो गया? हुक का नियम। ठीक है, ये हो गया यंग मॉड्यूलस, मॉड्यूलस। ये क्या हो गया? बल्क मॉड्यूलस, और ये क्या हो गया? पॉइजन रेशो। तो ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या आएगा? इन दोनों के जो अनुपात है उसको क्या कहते हैं हम? पॉइजन रेशो। ठीक है, तो पॉइजन अनुपात जो हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर, स्ट्रेस यानी दबाव, दबाव
का फार्मूला है, का सूत्र, हमें सूत्र बताना है इसका क्या होता है। देखिए लोड बटे एरिया या लोड डिवाइडेड बाई टाइम, समय, और लोड डिवाइड बाई डायामीटर, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इनमें से क्या बनेगा, जो दबाव है उसका सूत्र क्या बनेगा, लोड बाई में एरिया, ठीक है, लोड बटे में क्षेत्र यानी क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र जो है वह क्या कहलाता है, दबाव या स्ट्रेस, ठीक है। तो ये था पार्ट 1 सेकंड ईयर के लिए जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन के थे, और जल्द ही मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं ज़रूर उसको, आपकी जो प्रॉब्लम हो उसको दूर करने की कोशिश करूँगा, और जल्द ही मैं इसका सेकंड पार्ट भी ले आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।